नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डी क्रैम पर। अब हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज के पिछले लेक्चर में हमने बात की थी वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। इसी घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज सीखने की कोशिश करते हैं कोल्ड वॉर के बारे में, यानी कि शीत युद्ध। अब शीत युद्ध के बारे में औपचारिक रूप से लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक ऑफ द ट्रैक एग्जाम्पल के थ्रू कोल्ड वॉर की डिफिनेशन समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ध्यान देना। देखो, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश भारत में आप सभी ने मन से या बेमन से कभी ना कभी हिंदी सीरियल्स जरूर देखे होंगे, और ऐसे सीरियल्स में दो ऐसे कैरेक्टर्स हमेशा रहेंगे जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते हैं, पर फिर भी वो एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे के घर जाकर हमला नहीं करेंगे, वहां लड़ाई नहीं करेंगे, पर दोनों पार्टी के लोग अपने लिए एलाइज जुटाते हैं, बाकी सारे लोगों का सहारा लेते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा तिक्रम चलाएंगे कि सामने वाले का अहित हो जाए और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, उसे किसी तरह आगे निकलने की कोशिश करेंगे। तो इस परिस्थिति को कहा गया है कोल्ड वॉर, जहां पे एक दूसरे पर सीधा हमला नहीं होता, एक दूसरे के घर जाकर कोई नहीं लड़ता, पर फिर भी एक तनाव की स्थिति बनी रहती है। अब यही परिस्थिति बन गई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर के बीच। अब दोनों तरफ के पक्षों ने अपने लिए एलाई जुटाने शुरू किए और एक शीत युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती। अब इस शीत युद्ध में आप यहाँ भी ध्यान रखना कि यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे की धरती पर जाकर एक दूसरे के खिलाफ कभी लड़ाई नहीं करते हैं। पर दूसरी बात ध्यान रखने वाली ये भी है कि ये लड़ाई सिर्फ मिलिट्री फील्ड में लिमिटेड नहीं रहती है, सीमित नहीं रहती है। लड़ाई से हमारा मतलब क्या होता है कि आर्मी लड़ेगी, एयरफोर्स लड़ेगी, नेवी लड़ेगी, बट जी नहीं, यहाँ पे सिर्फ मिलिट्री फील्ड में लड़ाई नहीं होती है, हर फील्ड में लड़ाई होगी। इकोनॉमिक फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में, मिलिट्री फील्ड में टेंशन रहेगा। यहाँ तक कि आप चेस के फील्ड को भी एज अ टूल ऑफ कोल्ड वॉर यूज किया जाता है। अगर आप चेस प्लेयर हो तो आपको बॉबी फिशर का नाम जरूर पता होगा। बॉबी फिशर को भी एज अ टूल ऑफ कोल्ड वॉर यूज किया गया था टू ब्रेक रशियन सुपीरियोरिटी। तो उन्हें भी कोल्ड वॉर का एक एक्सटेंशन के रूप में देखा जाने लगा था। तो ये एक्सटेंड था कि किस हद तक नसों में घुल चुका था शीत युद्ध का वातावरण। अब अगर आपने पिछले सारे लेक्चर्स ध्यान से सुने हैं तो कोल्ड वॉर का कारण क्या था ये आपको साफ साफ अभी तक पता चल चुका होगा। देखो, एक तरफ जो यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज ये ब्लॉक है, ये क्या ब्लॉक है? कैपिटलिस्ट। और दूसरी तरफ यूएसएसआर जो है कम्युनिस्ट। अब कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन जब रशिया में हुआ था उस समय ही हमने बात की थी कि उनका एजेंडा था कि ये रिवॉल्यूशन पूरी दुनिया में फैलाया जाए। इस विचारधारा की वजह से कैपिटलिस्ट वर्सेस कम्युनिस्ट का एक विवाद शुरू हो जाता है और इसने रूप ले लिया कोल्ड वॉर का। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं, घटनाक्रम के थ्रू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जानने की कोशिश करेंगे कोल्ड वॉर कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ और उस बीच में घटनाक्रम किस तरह डेवलप होता है। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखो, कोल्ड वॉर कब खत्म हुआ और कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, इसका कोई फिक्स डेट नहीं है। हालांकि खत्म जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था उस समय इसका खात्मा माना जाता है, यानी कि 1990 में, और शुरुआत इसकी मानी जाती है 1945 में इतिहासकारों के द्वारा। लेकिन जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कोल्ड वॉर जो है कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट ब्लॉक के बीच एक तनाव की स्थिति को कोल्ड वॉर कहते हैं। क्या अगर आप याद करने की कोशिश करो रशियन रिवॉल्यूशन का चैप्टर हमारा, तो उस रशियन रिवॉल्यूशन के चैप्टर में जब रशिया में सिविल वॉर हो रहा था उस समय रशिया के वॉर एलाइज ब्रिटेन और फ्रांस ने व्हाइट्स जो कि बोल्शेविक गवर्नमेंट के अपोजिशन में थे उनकी मदद नहीं की थी। तो जी हाँ, वहां पे उन्होंने बोल्शेविक गवर्नमेंट के अपोजिशन में सिविल वॉर में जो व्हाइट्स लड़ रहे थे उनकी मदद करके सिविल वॉर में योगदान दिया था। और इनका कहना था कि सिविल वॉर में ये रशिया के गवर्नमेंट के खिलाफ इसलिए लड़ रहे हैं कि वो चाहते हैं रशिया वापस से वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट करे। पर ये मकसद तब निगेट हो जाता है जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद भी वो सिविल वॉर में रशिया के खिलाफ योगदान देते रहते हैं, और तब जाके ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये कोशिश बोल्शेविक गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने के लिए की गई थी, ना कि रशिया को वर्ल्ड वॉर 1 में वापस लड़ाई में लाने के लिए। तो इस वजह से दोनों के बीच एक कटुता की भावना चलती रहती है। लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर 2 के समय हिटलर नाम का एक कॉमन एनिमी दोनों के सामने आ जाता है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था। देखो, नॉन एग्रेशन पैक्ट ब्रेक करके हिटलर ऑपरेशन बारबारोसा करता है, जिसके थ्रू वो रशिया पे अटैक कर देता है। अब ऐसे में रशिया वहां से चीख पुकार मचा रहा है कि आप वेस्टर्न फ्रंट खोलिए, ईस्टर्न फ्रंट में हिटलर हमें दौड़ा दौड़ा के पीट रहा है, और वो हिटलर को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। रशिया ने स्कॉच अर्थ पॉलिसी फॉलो की थी, लेकिन फिर भी दे वर होल्डिंग आउट बट जस्ट। इस वजह से वो बोलते हैं कि आप वेस्टर्न फ्रंट ओपन करो। ब्रिटेन से बोलता है रशिया, यूएसए से बोलता है कि आप वेस्टर्न फ्रंट ओपन करो। और ये वेस्टर्न फ्रंट ओपन का मतलब अगर आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा तो नॉर्मैंडी बीच पे जो लैंडिंग हुई थी, ऑपरेशन ओवरलॉर्ड की यहाँ पे बात की जा रही है। और ये ऑपरेशन ओवरलॉर्ड
1944 में होता है। काफी लेट होता है ये ऑपरेशन ओवरलॉर्ड, और इससे भी रशिया के मन में कहीं ना कहीं फिर से संदेह का एक माहौल बन जाता है कि वेस्टर्न पावर्स जो हैं, जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक है, कि जानबूझकर वेस्टर्न फ्रंट खोलने में इतनी देरी कर रहा है कि तब तक रशिया तबाह हो जाए। और रशिया सोच रहा होता है कि वेस्टर्न फ्रंट का मकसद क्या था, कम्युनिस्ट्स को तबाह करना। तो इससे भी एक कटुता की भावना पैदा होती है। तो अब देखो कि ये सब कोल्ड वॉर का एक्सटेंशन पहले से चला आ रहा है, लेकिन ऑफिशियली माना जाता है कि 1945 से कोल्ड वॉर की शुरुआत होती है। लेकिन कोल्ड वॉर के झलकियां जो हैं हमें रशिया के सिविल वॉर के समय से ही दिख रही है, रशियन रिवॉल्यूशन के बाद से ही दिखाई दे रही हैं। लेकिन फिर भी जैसे तैसे हिटलर की वजह से ये एक अनमेल विवाह किनका, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट ब्लॉक दोनों एक वॉर पार्टनर से एलाइज हैं, तो इसे अनमेल विवाह नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। तो ये अनमेल विवाह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने तक चलता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गया उसके बाद अल्टीमेटली अप्रैल 1945 में एक याल्टा कॉन्फ्रेंस किया जाता है। अब इस याल्टा कॉन्फ्रेंस में विंस्टन चर्चिल रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्रिटेन को, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट रिप्रेजेंट कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, और यूएसएसआर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां के प्रीमियर जोसेफ स्टालिन। अब देखो ये याल्टा कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही ये डिसीजन लिया जा चुका था कि जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया जाएगा। प्रैक्टिकली अब देखो एक्चुअली क्या हुआ था ऑन ग्राउंड पे, तो 4 भागों में बांटा गया था। और जर्मनी जब 4 भागों में बटी तो एक भाग था फ्रांस का, एक भाग दिया गया ब्रिटेन को, एक भाग दिया गया यूएसए को, और एक भाग दे दिया गया यूएसएसआर को। लेकिन अब ये जो फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए हैं, ये तीनों कैपिटलिस्ट ब्लॉक के थे, तो इन्हें हम एक वेस्टर्न जर्मनी के नाम से जानेंगे। आगे देखेंगे कि वेस्ट और ईस्ट जर्मनी की स्थापना भी होती है। और ईस्टर्न जर्मनी में यूएसएसआर का रोल था, तो इसे कम्युनिस्ट जर्मनी या ईस्ट जर्मनी भी कह सकते हैं। तो जर्मनी एक्चुअली में 4 पार्ट में बांटा गया था। अब ठीक इसी तरह अब देखो किस तरह से बांटने की हद देखो कि बर्लिन कुछ यहाँ हुआ करता था ईस्ट जर्मनी की टेरिटरी में। ये देखो जो मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ, यहाँ बर्लिन हुआ करता था। अब बर्लिन चारों तरफ से यूएसएसआर रूल्ड जर्मनी से घिरा हुआ रहता है। अब इस बर्लिन को भी 2 भाग में बांट दिया जाता है। अब इस बर्लिन को अब यहाँ पे देखो कि 2 भाग में ये बांट देते हैं। यहाँ भी ठीक उसी तरह जिस तरह जर्मनी का बंटवारा हुआ था, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी के फॉर्म में बर्लिन बांट दिया जाता है। और वेस्ट जर्मनी में 3 फैक्शन बनते हैं, फ्रेंच सेक्टर, ब्रिटिश सेक्टर और अमेरिकन सेक्टर। और ठीक उसी तरह ईस्ट बर्लिन में सोवियत सेक्टर। तो इस तरह का कुछ बंटवारा होता है यहाँ पे। और साथ ही साथ याल्टा कॉन्फ्रेंस में ये भी बात की जाती है कि जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री हैं, उन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री में जोसेफ स्टालिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने देगा और वहां पे कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे याल्टा कॉन्फ्रेंस में पोलैंड को लेकर कोई समझौता नहीं हो पाता है। अब पोलैंड, अगर आपको याद होगा पिछले लेक्चर में, तो नॉन अग्रेशन पैक्ट साइन किया था हिटलर ने स्टालिन के साथ, और उसके तहत एक सीक्रेट पैक्ट के तहत एक समझौता हुआ था कि पोलैंड पर अटैक होगा, हिटलर वेस्ट से अटैक करेगा, स्टालिन ईस्ट से अटैक करेगा, और दोनों एक दूसरे के बीच बंदरबांट कर लेंगे पोलैंड की टेरिटरी का। और ऐसा हुआ भी था। तो ये आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने बात की थी। इस पोलैंड की जो टेरिटरी है, इसमें जर्मनी ने भी कुछ टेरिटरी ली थी पोलैंड की, और कुछ टेरिटरी रशिया ने भी ली थी। तो इस टेरिटरी का क्या करना है, इसके बारे में यहाँ पे विवाद बना रहता है और ये समझौते पे नहीं पहुंच पाता है। और इसी तरह समय चलता रहा और 2-3 महीने बाद जुलाई 1945 में पोट्सडाम नाम के एक सबर्ब में, जो बर्लिन के बाहर एक छोटा सा गांव रहता है, वहां पर एक कॉन्फ्रेंस होता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि ब्रिटेन में सरकार बदल चुकी होती है। ब्रिटेन में जो विंस्टन चर्चिल रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी जगह आ जाते हैं क्लेमेंट एटली। साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उनकी मौत हो जाती है अप्रैल में ही, और उनकी जगह रिप्रेजेंट करने आ जाता है प्रेसिडेंट ट्रूमैन। और साथ ही साथ रशिया को तो जोसेफ स्टालिन ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब इस पोट्सडाम कॉन्फ्रेंस में पोलैंड को लेके विवाद छिड़ जाता है। अब देखिए पोलैंड पे क्या था, इस मैप में आप देख पा रहे होंगे कि ईस्ट से जर्मनी ने भी पोलैंड पर अटैक किया था, वेस्ट से, और ईस्ट से रशिया ने भी पोलैंड पे अटैक किया था, और दोनों ने टेरिटरीज का बंदरबांट कर लिया था एक दूसरे में। तो ये जो येलो मार्क टेरिटरी हैं, ये जर्मन ऑक्यूपाइड टेरिटरीज थी पोलैंड की, और ये जो ब्राउन मार्क टेरिटरीज हैं, ये रशियन ऑक्यूपाइड टेरिटरी थी पोलैंड की। ये टेरिटरीज तो ऑलरेडी रशिया के कब्जे में थी, लेकिन ये वाली जो टेरिटरी जर्मनी के कब्जे में थी, इस टेरिटरी को भी रशिया ऑक्यूपाई कर लेता है। क्यों? क्योंकि जब बर्लिन की तरफ रशियन फोर्सेस मार्च कर रहे थे, तो कैसे मार्च करेंगे, वो इधर से ही तो मार्च करेंगे, और ये सारी टेरिटरी ऑक्यूपाई करते हुए वो जर्मनी की तरफ बढ़े, और इस टेरिटरी पे अपना कब्जा उनके इसके बाद कभी उन्होंने छोड़ा नहीं था। तो एक ऑर्डर नीस नाम का लाइन था, ऑर्डर नीस लाइन। अब ये ऑर्डर और नीस दोनों रिवर हैं, और रफली अगर आप मैप पे देखो तो ये जो रिवर है, ये ऑर्डर रिवर, इस रिवर के ईस्ट में
पूरे पोलैंड पर रशिया कब्जा कर लेता है। लेकिन ये याल्टा कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में बात नहीं हुई थी, ये तय नहीं हुआ था, इसलिए जो कैपिटलिस्ट पावर है इससे थोड़े नाराज रहते हैं। साथ ही साथ पोट्सडाम कॉन्फ्रेंस में रशिया को कहा जाता है कि आप अपने जोन से, जैसे जर्मनी में भी दो पार्ट हुए, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी में 3 सेक्टर था, फ्रेंच, ब्रिटेन और अमेरिकन सेक्टर। तो अपने पार्ट से जो यूएसएसआर है, अपने डोमिनेटेड सेक्टर से नॉन फूड रिसोर्सेज ले जा सकता है रशिया में, लेकिन साथ ही साथ इसके बदले में उन्हें फूड सप्लाईज वेस्टर्न जोन को देना पड़ेगा, वेस्ट जर्मनी को फूड सप्लाईज देना पड़ेगा। ये समझौता हुआ था पोट्सडाम कॉन्फ्रेंस में। लेकिन इसका रशिया गलत फायदा उठाने लगता है और जो अपने द्वारा ऑक्यूपाई किया गया सेक्टर था उसका, जर्मनी का और पोलैंड का, इन सभी को वो अपने कॉलोनी की तरह ट्रीट करने लगता है और वहां लूट मचा देता है। साथ ही साथ पोट्सडाम कॉन्फ्रेंस के बाद जो याल्टा कॉन्फ्रेंस में अभी अभी हमने बात किया, आप याद करो कि वहां पे रशिया से कहा गया था, यूएसएसआर से कहा गया था कि आप ईस्टर्न यूरोप में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दोगे और वहां पे कोई आपका इंटरफेरेंस। लेकिन ठीक इसके विपरीत जाके जोसेफ स्टालिन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के इलेक्शन में हर कंट्री में इंटरफेयर करने लगता है और वहां पे एक के बाद एक कंट्रीज में प्रो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सेटअप की जाती है। और ये होता है पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया और अल्बेनिया में। अब इस समय सिर्फ युगोस्लाविया बचा रहता है। अब ये युगोस्लाविया क्यों बचा रहता है? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पावर में थी जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थी। वहां पे कोई डिक्टेटर नहीं था। युगोस्लाविया में ऑलरेडी एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थी, लेड बाय मार्शल टीटो। इस वजह से स्टालिन और टीटो के बीच एक विवाद की स्थिति, एक तनाव की स्थिति रहती है। क्यों? क्योंकि स्टालिन अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस युगोस्लाविया पर लागू नहीं करवा पा रहा। अब ये युगोस्लाविया कहाँ से बन के आया है, तो इसके बारे में हमने वर्ल्ड वॉर्स में पहले बात की थी। आपको अगर नहीं ध्यान आ रहा तो पहले के लेक्चर्स देख सकते हो। अब देखो, ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है जहां याल्टा कॉन्फ्रेंस में दिए गए वादे को तोड़ा जा रहा है। वहां पे क्या वादा किया गया था कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के इलेक्शन में स्टालिन इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन वो इंटरफेयर करता है। प्रो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सेटअप होती है काफी कंट्रीज में और इसके बावजूद भी स्टालिन एक जोरदार स्पीच देता है और वहां बोलता है कि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म कभी एक साथ नहीं रह सकते और दोनों के बीच फ्यूचर वॉर्स जो हैं वो अवश्य संभावी हैं, होना ही है वॉर, और ये तभी खत्म होगा जब कम्युनिज्म की विक्ट्री होगी। अब इसके रिप्लाई में विंस्टन चर्चिल मिसौरी यूनाइटेड स्टेट्स में एक भाषण दे रहे होते हैं और उस भाषण के दौरान ये बोलते हैं कि फ्रॉम स्टेटिन इन पोलैंड बाल्टिक सी से लेकर एड्रियाटिक सी तक एक आयरन कर्टन बन गया है, एक आयरन कर्टन बन गया। और ये कर्टन किसका है? ये कर्टन है कम्युनिज्म का कर्टन। और इस कर्टन बनने का क्या मतलब है कि ईस्टर्न पार्ट में जो भी हो रहा है उसका कोई अंदाजा वेस्टर्न पार्ट को नहीं है। ये हमारा वेस्टर्न पार्ट है, ये हमारा ईस्टर्न पार्ट है, और इन वेस्ट और ईस्ट पार्ट के बीच एक ही कंट्री स्टैंड कर रही होती है, वो है चेकोस्लोवाकिया, जहां पे कि अभी भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। लेकिन आगे चलकर देखेंगे हम अभी कि उस डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को भी हटा दिया जाता है। लेकिन अब जब बात खुले में आ गई थी, जब स्टालिन ने भी बयान दे दिया कि कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट के बीच जो लड़ाइयां हैं वो अवश्यंभावी हैं, कभी ना कभी जरूर होंगी, और ये खत्म तभी होगा जब कम्युनिज्म जीत जाएगा। अब ऐसी परिस्थिति में आप याद करो कि पहले हमने बात की थी पिछले लेक्चर्स में कि अमेरिका ने क्या पॉलिसी फॉलो की थी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अमेरिका ने पॉलिसी फॉलो की थी आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी। अब आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी के तहत अमेरिका क्या करता है कि बाहर के विवादों में उलझने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन अब यहाँ कम्युनिज्म एक इतना बड़ा खतरा बनकर उभर के आ रहा था कैपिटलिस्ट ब्लॉक के लिए कि इससे तटस्थ रहना बहुत मुश्किल था, इससे आइसोलेटेड रहना बहुत मुश्किल था अमेरिका के लिए भी। तो अमेरिका अल्टीमेटली अपनी आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी तोड़ता है। और ये कब तोड़ेगा अमेरिका? वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, उस समय ग्रीस को ब्रिटेन के ट्रूप्स ने जर्मनी से लिबरेट करवाया था और वहां पे वापस मोनार्की इस्टेब्लिश करवा दी थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद जिस तरह स्टालिन ने ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में इंटरफेयर करने की कोशिश की और वहां पे प्रो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाती है, ठीक उसी तरह जर्मनी में भी ये जो मोनार्की इस्टेब्लिश करवाई गई थी, रीस्टैब्लिश करवाई गई थी ब्रिटिश ट्रूप्स के द्वारा जर्मन्स को भगाकर, उसे भी ब्रेक करने की कोशिश की जाती है कम्युनिस्ट फोर्सेस के द्वारा। अब यहाँ पे अमेरिका अल्टीमेटली एक्शन लेता है और वहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं ट्रूमैन, वो एक ट्रूमैन डॉक्ट्रिन लाते हैं। अब इस ट्रूमैन डॉक्ट्रिन का कहना है हर वो कंट्री जो परसिक्यूटेड है थ्रू एक्सटर्नल और इंटरनल ऑथोरिटेरियन फोर्सेस, ऐसी हर कंट्री को अमेरिका पॉलिटिकल, मिलिट्री और इकोनॉमिक असिस्टेंस देगा। और इसी ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के तहत ग्रीस को मदद मिलती है और वहां पे कम्युनिस्ट फोर्सेस को हराया जाता है। अब ये ट्रूमैन डॉक्ट्रिन जो है ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था कि हम हर उस कंट्री को मदद देंगे जहां पे ऑथोरिटेरियन फोर्सेस एक्सटर्नल और इंटरनल जर पकड़ रहे हैं।
लेकिन इस पॉलिसी को शेप देने के लिए एक मार्शल प्लान लाया जाता है। तो मार्शल प्लान कुछ नहीं है, बस ट्रूमैन डॉक्ट्रिन को इकोनॉमिक शेप देने के लिए ऑन द ग्राउंड किस तरह इंप्लीमेंट किया जाए, इसके लिए मार्शल प्लान लाया गया था। और ये ब्रेन चाइल्ड किनका था? अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज मार्शल साहब। अब ये जॉर्ज मार्शल साहब ट्रूमैन डॉक्ट्रिन को ऑन द ग्राउंड इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और आप देखेंगे कि ये आउटवर्डली तो कहते हैं कि हमारा ये जो मार्शल प्लान है इसका फायदा कोई भी उठा सकता है, वो रशिया भी उठा सकता है, और हमारा मकसद है यूरोप का रिकंस्ट्रक्शन। इसे इसी वजह से यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम भी कहा जाता है। आउटवर्ड मोटिव तो इसका क्या था कि यूरोप में जो वॉर से डिवास्टेशन हुआ है उस डिवास्टेशन को कम करना है, यूरोप को रीबिल्ड करना है। लेकिन इम्प्लिसिट मोटिव इसका था कि कम्युनिज्म जो है इसे फैलने से रोकना है। अब जब वेस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमी फ्लरिश कर रही होगी तो एक फ्लरिशिंग इकोनॉमी में कम्युनिज्म का फैलने का खतरा थोड़ा कम हो जाता है। तो ये मार्शल प्लान और ट्रूमैन डॉक्ट्रिन का इम्प्लिसिट मोटिव ये था, और एक्सप्लिसिट मोटिव था कि यूरोप को रीबिल्ड करना है। यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम के नाम से इसे चलाया जाता है। अब इस प्रोग्राम के आने से रशिया के मन में कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो डॉलर इंपीरियलिज्म करने की कोशिश कर रहा है, और इसके रिस्पॉन्स में वो अपना एक कॉमन फॉर्म बनाता है, कम्युनिस्ट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अब जो ईस्टर्न ब्लॉक है, जो कम्युनिस्ट ब्लॉक है, उनसे कहा जाता है कि आप सभी इसके मेंबर रहेंगे और ट्रेड जो होगा सिर्फ कॉमन फॉर्म यानी कि कम्युनिस्ट इंफॉर्मेशन ब्यूरो के मेंबर्स के बीच में ही ट्रेड हो सकता है। अब इसके बाद एक ऐसी घटना होती है जिससे कि ब्रिज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट डिमोलिश्ड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी कि चेकोस्लोवाकिया एकमात्र ऐसा देश हुआ करता था जहां पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी ईस्टर्न यूरोप में। लेकिन यहाँ पर भी स्टालिन इंटरफेयर करता है और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की स्थापना होती है। तो जिस आयरन कर्टन की हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मैप पे मैं आपको एक बार ले चलता हूँ। इस आयरन कर्टन में आप देखो, यहाँ जो ये चेकोस्लोवाकिया है, अब ये आयरन कर्टन जो बाल्टिक से एड्रियाटिक तक है, ये आयरन कर्टन इतनी दूर तक आयरन कर्टन था नहीं, क्योंकि ये चेकोस्लोवाकिया डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हुआ करती थी। लेकिन चेकोस्लोवाकिया के फॉल होते ही, वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के आते ही, ये आयरन कर्टन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो विंस्टन चर्चिल ने जिस आयरन कर्टन की बात की थी, वो आयरन कर्टन चेकोस्लोवाकिया के गिरते ही कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद धीरे धीरे इवेंट्स डेवलप होते रहते हैं, और 1948-49 में एक इवेंट है जिसे हम बर्लिन ब्लॉकेड के नाम से जानते हैं। अब ये सब इवेंट्स क्या हैं? देखो, ये सब इवेंट्स किस तरह से कोल्ड वॉर प्रोग्रेस हो रहा है, इसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। अभी ट्रूमैन डॉक्ट्रिन और मार्शल प्लान हमने देखा, ये क्या था? ये कुछ नहीं था, बट इट वाज जस्ट द इकोनॉमिक आर्म ऑफ कोल्ड वॉर। यहाँ पे इकोनॉमिक के हेल्प के थ्रू अपना प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है वेस्टर्न ब्लॉक, कम्युनिज्म को रोकने की कोशिश कर रहा है, और कम्युनिज्म ने भी कॉमन फॉर्म शुरू कर दिया। इसके साथ साथ एक एक करके कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की स्थापना जो ईस्टर्न यूरोप में हुई, ये क्या है? इट इज द पॉलिटिकल आर्म ऑफ कोल्ड वॉर। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि मिलिट्री फॉर्म में, इकोनॉमिक फॉर्म में, पॉलिटिकल फॉर्म में, हर अरीना में कोल्ड वॉर चलता रहता है, और ये काफी लंबे समय तक चलेगा। तो अब इस घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं 1948-49 में बर्लिन ब्लॉकेड नाम का जो इवेंट। अब आपको याद होगा, लेक्चर के शुरुआत में मैंने बात की थी कि जर्मनी को बांटा गया था 4 सेक्टर्स में। वेस्टर्न सेक्टर में 3 पार्ट में बांटा गया था, फ्रेंच, ब्रिटिश और अमेरिकन, और ईस्टर्न सेक्टर में बांटा गया था ईस्ट यूएसएसआर के लिए। तो ठीक इसी तरह बर्लिन को भी बांटा गया था। लेकिन अगर आपको बर्लिन का पोजीशन याद होगा तो बर्लिन डीप इनसाइड ईस्ट जर्मनी था, यानी कि सोवियत कंट्रोल जर्मनी में बर्लिन हुआ करता था। अब इस बर्लिन को अगर रूल करना है वेस्टर्न पावर्स को, क्योंकि 3 सेक्टर्स तो इस बर्लिन में वेस्टर्न पावर्स के भी हैं, कैपिटलिस्ट ब्लॉक का भी है। तो अगर इन 3 सेक्टर्स को रूल करना है, इफेक्टिवली एडमिनिस्टर करना है, तो उन्हें एक्सेस चाहिए होगा थ्रू ईस्ट जर्मनी रोड और रेल एक्सेस। लेकिन देखिए कि जो एक तरफ कम्युनिस्ट रूल्ड बर्लिन हुआ करता था जो कि ईस्ट बर्लिन है, और एक तरफ कैपिटलिस्ट रूल्ड बर्लिन हुआ करता था जो कि वेस्ट बर्लिन है। अब इन दोनों के लिविंग स्टैंडर्ड में इतना डिफरेंस था कि एक शर्मिंदगी महसूस होती है ईस्ट जर्मनी को यूएसएसआर। इस वजह से ये सारे कम्युनिकेशन रूट्स बंद कर देता है वेस्ट बर्लिन का। और यहाँ पे इसका मानना था कि जब वेस्ट बर्लिन में कुछ रसद पानी सप्लाई नहीं कर पाएगा वेस्ट कैपिटलिस्ट ब्लॉक, तो अल्टीमेटली ये वेस्ट बर्लिन भी ईस्ट बर्लिन के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक के पावर्स हैं वो एयर लिफ्ट करते हैं सारा रसद पानी का सामान, और पूरा विंटर्स एयर लिफ्ट के थ्रू सामान ड्रॉप किया जाता है वेस्टर्न बर्लिन में। तो इससे यहाँ पे एक यूएसएसआर की मोरल डिफीट होती है,
और कैपिटलिस्ट ब्लॉक की एक मोरल विक्ट्री होती है। अब वेस्टर्न ब्लॉक जो है वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक है, वो चाहता था कि जर्मनी यूनाइट हो जाए, लेकिन अब बर्लिन ब्लॉकेड के इवेंट के बाद इन्हें लगा कि ये परिस्थिति तो अभी होने से रही। इसलिए वेस्ट के जो 3 पावर्स थे, फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए, जिनका अपना अपना सेक्टर हुआ करता था जर्मनी में, वो एक जर्मन फेडरल रिपब्लिक यानी कि वेस्ट जर्मनी बना लेते हैं। तीनों मिलके एक साथ एक कंबाइंड जर्मन फेडरल रिपब्लिक यानी कि वेस्ट जर्मनी बना लेते हैं। और इसकी देखा देखी इसके ठीक बाद रशिया भी जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसे हम ईस्ट जर्मनी के नाम से जानते हैं, वो बना लेता है 1949। और ये जर्मनी जो है, जो अभी डिवाइड हुआ ईस्ट और वेस्ट जर्मनी में, ये डिवाइडेड रहेगा कब तक? जब तक यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा, यानी कि अर्ली 1990। अब इसके साथ साथ वेस्टर्न पावर यहाँ पे नाटो की स्थापना भी करते हैं। अब ये नाटो जो है आज भी इन एग्जिस्टेंस है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये कैपिटलिस्ट ब्लॉक का एक कंबाइंड कोऑर्डिनेटेड डिफेंस बनाने के लिए नाटो की स्थापना की जाती है। अब इसके साथ समय चलता रहता है और 1949 में ही हमें ये पता चलता है कि एक सीनो सोवियत यूनियन होता है। अब चाइना के बारे में हम लोग आगे एक सेपरेट लेक्चर में बात करेंगे, पर चाइना में भी एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की स्थापना होती है 1949 में। तो 1949 में एक सीनो सोवियत यूनियन होता है और ये कैपिटलिस्ट ब्लॉक को काफ़ी ज़्यादा अलार्म कर देता है, क्योंकि अब देखो ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज जो हैं वो धीरे धीरे कम्युनिस्ट तो होते ही जा रहे थे, लेकिन अब चाइना भी जुड़ गया और चाइना काफ़ी बड़ी कंट्री थी। तो चाइना सीनो सोवियत यूनियन ने वेस्टर्न ब्लॉक को काफ़ी बड़ा झटका दिया। पर इसके बावजूद 1953 से कुछ समय के लिए इस कोल्ड वॉर में थोड़ा सा ठंडापन शुरू हो जाता है, थोड़ा सा ठहराव आता है। और ये ठहराव 2 कारणों से आता है। पहला तो स्टालिन की डेथ हो जाती है। अब स्टालिन एक फियर्स प्रोपोनेंट था कम्युनिस्ट का और ये चाहता था पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स इस्टेब्लिश कर दी जाए। लेकिन यहाँ पे स्टालिन की डेथ हो जाती है और उसके बाद रशिया के प्रीमियर बनते हैं निकिता क्रुश्चेव। और ये क्रुश्चेव एक बयान देते हैं कि वेस्टर्न ब्लॉक के साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस सिर्फ पॉसिबल नहीं है बल्कि जरूरी भी है। क्यों? ये कहते हैं कि द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विथ वेस्ट वॉज नॉट ओनली पॉसिबल बट एसेंशियल। देयर आर ओनली 2 ways, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वॉर इन द हिस्ट्री। तो इनका मानना था कि स्टालिन की जो पॉलिसीज थी वो ठीक नहीं थी, इतना तनाव दोनों ब्लॉक के बीच पैदा नहीं होना चाहिए था और दोनों को सिर्फ पीसफुल मीन्स से ही कामकाज आगे बढ़ाना चाहिए। अगर दोनों के बीच लड़ाई हुई तो दुनिया में आज तक का सबसे विध्वंसकारी युद्ध वो साबित होता जाएगा। तो अब इस थोड़े से तनाव की स्थिति कम होने से कुछ परिणाम भी दिखते हैं और उन परिणामों में ये था कि यूएसएसआर ने अपने सैटेलाइट स्टेट्स, अब जो ईस्टर्न यूरोप के जो स्टेट्स थे जो जहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की स्थापना करवाई थी स्टालिन ने, आप याद करो हमने बात की थी, तो इसे सैटेलाइट स्टेट्स कहते हैं। इन सैटेलाइट स्टेट्स के यूनाइटेड नेशन में इंक्लूजन पे वीटो लगा रखा था यूएसएसआर ने, इस वीटो को हटा दिया जाता है। साथ ही साथ स्टालिन और यूगोस्लाविया में अब बात याद करो कि मार्शल टीटो का रूल हुआ करता था। अब ये टीटो जो थे ये कम्युनिस्ट रूलर ही थे पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थे, इसलिए इन पर स्टालिन का बस नहीं चला था और युगोस्लाविया और यूएसएसआर के बीच में भी एक तनाव की स्थिति रहती है। तो युगोस्लाविया और यूएसएसआर के बीच इस तनाव की स्थिति में भी थोड़ी कमी आती है जब क्रुश्चेव पर्सनली टीटो से जाकर मिलते हैं और इस तनाव को कम करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ जो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के बाद हमने बात की थी, कॉमन फॉर्म बनाया गया था, इस कॉमन फॉर्म को भी बंद कर दिया जाता है। और ऑस्ट्रिया, जिस ऑस्ट्रिया को भी वेस्टर्न और ईस्टर्न ऑक्यूपेशन जोन में जिस तरह जर्मनी डिवाइडेड था उसी तरह ऑस्ट्रिया भी डिवाइडेड था, तो इस ऑस्ट्रिया से सारे ट्रूप्स विड्रॉ कर लिए जाते हैं और 1937 यानी कि वॉर शुरू होने से 2 साल पहले ही ऑस्ट्रिया का जो बॉर्डर हुआ करता था 1937 जो फ्रंटियर्स हुआ करते थे ऑस्ट्रिया का, वो फ्रंटियर्स रिस्टोर कर दिया जाता है ऑस्ट्रिया। लेकिन यहाँ पर ये बात काफी दिन तक चलती नहीं है, 1953 से चलती रहती है, पर 1958 में आकर यूएसएसआर जो है वो न्यूक्लियर आर्म्स रेस में यूनाइटेड स्टेट्स से आगे निकल जाता है। अब आप याद करो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म कैसे हुआ था, जब जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया। ठीक उसके बाद ही यूएसएसआर भी न्यूक्लियर पावर बन जाता है और ये न्यूक्लियर आर्म्स रेस, न्यूक्लियर आर्म्स की जो होड़ लगती है, इस होड़ में 1958 में यूएसएसआर थोड़ी सी बढ़त हासिल कर लेता है। अब इस बढ़त से इनकरेज होकर रशिया के जो प्रीमियर है क्रुश्चेव, वो बोलते हैं कि वेस्ट शुड विड्रॉ फ्रॉम बर्लिन। अब यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये टेस्ट कर रहे हैं कि वेस्ट क्या स्टैंड कर पाएगा हमारे खिलाफ या ये विड्रॉ कर लेता है। तो वेस्ट को एक इंटिमिडेट करने की कोशिश की जाती है क्रुश्चेव के द्वारा, लेकिन वेस्ट विड्रॉ नहीं करता है। और इसके बाद जो होता है इवेंट, उसे हम जानते हैं बर्लिन वॉल के नाम से। अब एक 28 मील की बर्लिन सिटी के बीचों बीच, अब यहाँ मैप पे देख पा रहे हो कि 28 मील की ये वॉल बना दी जाती है और ये वॉल
इधर हमारा ईस्टर्न सेक्टर है और इधर हमारा वेस्टर्न सेक्टर है। इस वेस्टर्न सेक्टर में कौन रूल कर रहा है? यहाँ पे रूल कर रहा है फ्रांस, यहाँ रूल कर रहा है ब्रिटेन और यहाँ पे रूल कर रहा है यूएसए। अब ये वेस्टर्न सेक्टर की जो प्रॉस्पेरिटी थी और ईस्टर्न सेक्टर की जो बुरी हालत थी, इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा स्टार्क डिफरेंस था। तो ये एक एम्बैरेसमेंट बन रहा था कम्युनिस्ट ब्लॉक के लिए और इस वजह से कंटिन्यूसली एक इन्फ्लक्स था फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बर्लिन। और साथ ही साथ ये बर्लिन जो सिटी है, ये पूरी सिटी ही ईस्टर्न जर्मनी में थी, तो ईस्टर्न जर्मनी के बाकी तरफ से भी हर तरफ से लोग भागकर वेस्ट बर्लिन में पनाह लेने की कोशिश कर रहे थे। तो ये एक एम्बैरेसमेंट की स्थिति पैदा हो गई थी यहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के लिए। तो इस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए उन्होंने एक ब्रूटल स्टेप लिया और 28 मील का एक ड्रैकोनियन दीवार खड़ी कर देते हैं बर्लिन के बीच में। बर्लिन को 2 भागों में बांट देते हैं और ये दीवार खड़ी रहेगी कब तक? जब तक यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा। अर्ली 1990s तक ये दीवार खड़ी रहती है। अब समय चलता रहता है और 1962 में एक और इम्पोर्टेंट इवेंट होता है जिसे हम जानते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से। देखिए, क्यूबा में जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस है वो 1898 से इसकी शुरुआत हम लोग मान सकते हैं, जब स्पेनिश कंट्रोल से क्यूबा को मुक्त करवाने में अमेरिका ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लेकिन उस समय जब स्पेनिश कंट्रोल से क्यूबा को मुक्त करवाया गया तो अमेरिकन कंट्रीज ने क्यूबा की लगभग सारी कंपनीज में कंट्रोलिंग स्टेक्स खरीद लिए थे। और यूएसए जो है क्यूबा के एक्सपोर्ट का एक मेन मार्केट हुआ करता था और क्यूबा सबसे ज्यादा क्या पैदा करता था? शुगर। तो 1898 से ही क्यूबा में अमेरिका का इन्फ्लुएंस था। इसके बाद 1933 में एक डिक्टेटर जो है बटिस्टा नाम का, ये पावर सीज कर लेता है। लेकिन इसके पावर सीज करने के बाद भी क्यूबन्स की परिस्थिति कुछ सुधरती नहीं है। इस वजह से वहां पे एक रिवॉल्यूशन हो जाता है और उस रिवॉल्यूशन को लीड करते हैं फिडेल कास्ट्रो, जो बाय प्रोफेशन एक लॉयर हुआ करते थे। तो यहाँ पे एक आर्म्ड रिवोल्ट हो जाता है, बातिस्टा को ओवरथ्रो कर दिया जाता है और फिडेल कास्ट्रो सत्ता में आ जाते हैं। अब फिडेल कास्ट्रो ने जो स्टेप लिया, इसने अमेरिका को काफी आक्रोश से भर दिया था। फिडेल कास्ट्रो ने तो अमेरिकन ओन्ड जितनी भी कंपनीज क्यूबा में थी उन सभी कंपनीज को नेशनलाइज कर देता है। अब इसका जवाब यूएस देता है कि अब शुगर इंपोर्ट जो क्यूबा से जा रहा है और क्यूबा का मेन एक्सपोर्ट शुगर एक्सपोर्ट हुआ करता था, उस एक्सपोर्ट को लेने से मना कर देता है और सब कुछ रोक देता है। इसके साथ साथ वहां पे सैबोटाइज करने की कोशिश करता है, क्यूबा के मर्चेंट शिप्स पर अटैक करता है, अपने आर्मी की छोटी सीक्रेट टुकड़ी भेजकर क्यूबा में खलबली मचाने की कोशिश की जाती है। हर तरह से अमेरिका कोशिश करता है क्यूबा को डिस्टेबलाइज किया जाए और फिडेल कास्ट्रो साहब की जो सरकार बनी है, इस सरकार को डिस्टेबलाइज करके हटाया जाए और एक अमेरिकन कंट्रोल्ड गवर्नमेंट वहां पे स्थापित की जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं और फिडेल कास्ट्रो बार बार यूएसएसआर से हेल्प मांगते हैं कि आप हमारी मदद करो अमेरिका के खिलाफ। अल्टीमेटली यूएसएसआर इसकी मदद के लिए क्यूबा के पास न्यूक्लियर मिसाइल्स तैनात कर देता है। क्यूबा के पास जब न्यूक्लियर मिसाइल्स तैनात कर दिए गए, अब ये मिसाइल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लगभग सारे शहरों को टारगेट कर सकता है, सारे शहर उसके रेंज में आ गए। और यहाँ पे ये भी माना जाता है कि यूएसए ने टर्की में भी न्यूक्लियर मिसाइल्स तैनात किए थे और जो डायरेक्टली एम कर रहे थे यूएसएसआर। इसके एक रिटेलिएशन के फॉर्म में भी इस इवेंट को देखा गया है, जिसके तहत यूएसएसआर ने न्यूक्लियर मिसाइल्स तैनात कर दिए क्यूबा के बाहर और दुनिया पहली बार एक फुल स्केल न्यूक्लियर वॉरफेयर की तरफ सीधे आंखों में आंखें डालकर देख रही होती है और परिस्थिति बहुत खराब हो जाती है। इस समय यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी जनरल अपील करते हैं दोनों पार्टीज से कि शांति बनाए रखें। अल्टीमेटली बेटर सेंस प्रिवेल्ड और दोनों पार्टीज में समझौता होता है और मिसाइल जो है यूएसएसआर क्यूबा से हटा लेता है और इसके बदले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी टर्की से मिसाइल हटाने को तैयार हो जाता है। साथ ही साथ यूएसए प्रॉमिस करता है कि क्यूबा पर दोबारा हमला नहीं करेगा। लेकिन इन सब परिस्थिति में बीच में पिसते हैं फिडेल कास्ट्रो, उन्हें कुछ खास इससे फायदा नहीं हुआ। इसके बाद धीरे धीरे परिस्थिति थोड़ी वापस से सुधरनी शुरू होती है। 1963 में पहली बार एक टेलीफोन लिंक, जिसे रेड फोन के नाम से जाना जाता था, फेमस रेड फोन, इसे हॉटलाइन बोलते हैं, ये हॉटलाइन की स्थापना होती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर के बीच छोटी मोटी समस्याएं डायरेक्टली फोन पर बात करके सुलझाने की। इसके साथ साथ एक न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी भी साइन होती है, जिसके तहत यूएसएसआर, यूएसए और ब्रिटेन अग्री करते हैं इस बात पर कि अब आगे जो भी परमाणु परीक्षण होगा, न्यूक्लियर टेस्ट होगा, वो अंडरग्राउंड होगा, जिससे कि वातावरण को अब ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। और जो कोल्ड वॉर का जो दौर चल रहा था, शीत युद्ध का दौर चल रहा था, उसमें हम यहाँ पे एक स्टेज में पहुंच जाते हैं जिस स्टेज को कहते हैं डिटॉन्ट। अब ये डिटॉन्ट, ये जो फ्रेंच वर्ड है, लिटरली इस डिटॉन्ट का मतलब है द ईजिंग ऑफ हॉस्टिलिटी और स्ट्रेन्ड रिलेशन स्पेशली बिटवीन कंट्री। तो यहाँ पे कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट ब्लॉक के बीच जो तनाव की स्थिति चल रही थी, इस परिस्थिति में
थोड़ा सा सुधार आता है, थोड़ा सा माहौल हल्का होने लगता है। अब ये हल्का क्यों होता है, इसके कुछ कारण है। डिटॉन्ट के कारण क्या है? अब देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए दुनिया में कई जगह मिलिट्री एडवेंचर्स किए थे और वो काफ़ी हद तक सफल नहीं रहे थे। तो अमेरिका को अल्टीमेटली पता चल गया था कि ये जो कोरियन पेनिनसुला, वियतनाम, क्यूबा, अफगानिस्तान, इन सब कंट्रीज में जो इन्होंने मिलिट्री इंटरवेंशन किया है, इसकी अपनी एक लिमिट है, एक हद तक ही की जा सकती है। और कम्युनिस्ट को काउंटर करने का अमेरिका को एक बेटर तरीका ढूंढना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे यूएसएसआर आप देखो कि यूएसए के साथ कॉम्पीट कर रहा है। अब यूएसए के साथ कॉम्पीट करने में, स्पेशली इन द स्पेस एरिना, स्पेशली इन द मिलिट्री एरिना कॉम्पीट करने में, इसके इतने ज़्यादा रिसोर्सेज डाइवर्ट हो रहे हैं इन सब चीज़ों में कि इनके लिए डेवलपमेंट, यूएसएसआर के पास डेवलपमेंट के लिए पैसे की कमी हो जा रही है। तो धीरे धीरे यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच सोसाइटल डिफरेंस था, वो काफ़ी स्टार्क होता रहता है। अब इसके साथ दोनों कंट्रीज ने इस हद तक न्यूक्लियर आर्सेनल भर लिए थे अपने तरकश में कि अगर दोनों के बीच लड़ाई होती है तो वो इट वुड बी मैड, यानी कि म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, दोनों के दोनों बर्बाद हो जाएंगे। ऐसी लड़ाई में कोई भी विनर उभर कर सामने नहीं आएगा। और साथ ही साथ वेस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज थे, जो ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह, ये सब जो कंट्रीज हुआ करते थे, इन सब कंट्री को एक खतरा महसूस होता है कि दो हाथी जब लड़ेंगे तो घास को पिसना पड़ेगा। इस खतरे से निपटने के लिए इनका भी ये मानना था कि इस कोल्ड वॉर की स्थिति में ये तनाव थोड़ा कम होना चाहिए। तो इन सब कारणों की वजह से डिटॉन्ट थोड़ा बहुत मददगार साबित होता है कोल्ड वॉर को कुछ समय तक के लिए कंट्रोल में रखने को। लेकिन जब ये डिटॉन्ट आया तो इसके बीच में क्या क्या समझौते होते हैं, कोल्ड वॉर का तनाव किस किस तरीके से कम किया गया, इसके भी कुछ तरीके हैं और ये तरीके मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट कर दिए। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए तो ये पॉइंट वाइज आप एग्जाम में अगर लिखोगे तो आपको बेटर मार्क्स। देखो, डिटॉन्ट का स्पेसिफिक डेट नहीं है कि इस दिन से हम लोग ऐसा कह दें कि डिटॉन्ट शुरू हुआ। अब ये डिटॉन्ट एक फेज है कोल्ड वॉर के दौरान जिसमें हॉस्टिलिटीज थोड़ी कम हो गई थी, तनाव थोड़ा कम हो गया था। अब अभी हमने देखा कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद एक हॉटलाइन की स्थापना होती है, अब जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। उसके साथ साथ एक न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी भी होती है। यूएसएसआर, यूएसए, ब्रिटेन सब साथ मिलकर एग्री करते हैं कि हम लोग जो अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण करेंगे और ग्राउंड के ऊपर एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर अब नहीं किया जाएगा, जितना हो चुका वो ठीक, और अब पॉल्यूशन नहीं फैलाएंगे। इसके साथ साथ एक स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी भी साइन की जाती है जिसे सॉल्ट 1 के नाम से जाना जाता है। अब ये सॉल्ट 1 के तहत दोनों पार्टीज बैलिस्टिक मिसाइल्स का नंबर कम करने के लिए तैयार होती है। इसके बाद सॉल्ट 2 भी साइन किया जाता है, पर ये सॉल्ट 2 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सीनेट जो है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। पर इसके बाद 1979 का समय आता है और ये डिटॉन्ट जो एक तनाव कम होता हुआ दिख रहा होता है और कोल्ड वॉर कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि अब खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, इट विल फिजल आउट। पर यूएसएसआर 1979 में अल्टीमेटली अफगानिस्तान में इन्वेड कर देता है और 1979 से लेकर मिखाइल गोर्बाचोव के पावर में आने तक का जो पीरियड है उसे सेकेंड कोल्ड वॉर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच हॉस्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। तो ये जो डिटॉन्ट चलता रहता है, डिटॉन्ट तनाव कम होने की स्थिति चलती रहती है, ये 1979 में जाकर वापस तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है और ये धीरे धीरे फिर से कम कब होगी, जब मिखाइल गोर्बाचोव पावर में आएंगे 1985। तो अब बीच के इवेंट्स को हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, अब सीधे चलते हैं 1985 में जब मिखाइल गोर्बाचोव पावर में आते हैं और उसके बाद परिस्थितियां क्यों धीरे धीरे सुधरी, इसके बारे में एक एक करके बात करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, मिखाइल गोर्बाचोव जैसे ही पावर में आते हैं और उसके बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट देते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन के साथ मिलकर कि न्यूक्लियर वॉर कैन नेवर बी वन एंड मस्ट नॉट बी फॉट। परमाणु युद्ध होगा तो क्या होगा, दोनों के पास इतने आर्सेनल है कि इट विल बी मैड म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, इट विल बी मैड म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, इसीलिए न्यूक्लियर वॉर कैन नेवर बी वन एंड मस्ट नॉट बी फॉट। अब इसके बाद ठीक इनके पावर में आने के बाद 1986 में एक बहुत भयानक डिजास्टर होता है चेरनोबिल में। अब उस समय जो एनर्जी सोर्सेज थे वो धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे, कोल से वो आगे बढ़कर बात पहुंच चुकी थी न्यूक्लियर पावर में। तो न्यूक्लियर पावर उस समय काफी एक क्लीन पावर माना जाता था और पॉपुलर फॉर्म ऑफ पावर था और कंट्रीज धीरे धीरे इस फील्ड में एक्सपेंड कर रही थी। मॉडर्न डे यूक्रेन में चेरनोबिल नाम की जगह पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है जहां पे एक एक्सीडेंट होता है और भारी मात्रा में न्यूक्लियर रेडिएशन आसपास के एरिया में स्प्रेड कर जाते हैं। आज भी मॉडर्न वर्ल्ड में भी यूक्रेन और बेलारूस का एक काफी बड़ा एरिया अनइनहैबिटेड है और ये अनइनहैबिटेड किसने किया, चेरनोबिल डिजास्टर के न्यूक्लियर रेडिएशन। तो इस चेरनोबिल डिजास्टर ने यूएसएसआर को बहुत बड़ा झटका दिया था। मिखाइल गोर्बाचोव कहते हैं कि चेरनोबिल डिजास्टर जो है वो एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल है, इमीडिएट रीजन है
यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का। इनका मानना था कि द पावर ऑफ यूएसएसआर कम्स फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ पावर ऑफ यूएसएसआर। दुनिया के मन में जो छवि बनी हुई है यूएसएसआर के पावर को लेकर, उस छवि से यूएसएसआर अपना पावर अर्जित करता है। अब चेरनोबिल में जहां पे रशिया की सुपीरियरिटी हुआ करती थी न्यूक्लियर फील्ड में, उस सुपीरियरिटी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और यहाँ पे एक रशिया की टेक्नोलॉजिकल डिफीट होती है। तो चेरनोबिल को भी एक बहुत बड़ा रीजन बताया था मिखाइल गोर्बाचोव ने यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का। खैर, इनके पावर में आने के बाद डिटॉन्ट का प्रोसेस थोड़ा और आगे बढ़ता है और एक ट्रीटी साइन की जाती है जिसे हम जानते हैं इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी के नाम से, आईएनएफ के नाम से। तो यूएसए और यूएसएसआर मिलकर 1987 में आईएनएफ साइन करते हैं, जिसके तहत इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर वेपन्स को अगले 3 साल में पूरी तरह से खत्म करना था। और इस ट्रीटी में स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस रखा जाता है, प्रोविजंस रखे जाते हैं कि एक दूसरी पार्टी को जाकर देख सकता है कि वो एक्चुअली में स्क्रैप कर भी रहा है या नहीं। और फिर इसके बाद धीरे धीरे 1988 से एक एक करके कम्युनिस्ट ब्लॉक डिसइंटीग्रेट करने लगता है। सबसे पहले शुरुआत होती है पोलैंड में 1988 में सबसे पहले पोलैंड जाता है, फिर हंगरी जाता है, उसके बाद ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, रोमानिया, एक एक करके सारे ईस्टर्न यूरोपियन पावर्स कम्युनिस्ट ब्लॉक से डिसइंटीग्रेट करने लगते हैं। और फाइनली 1991 में कम्युनिस्ट ब्लॉक यानी कि यूएसएसआर ही पूरी तरह से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर जाता है और मिखाइल गोर्बाचोव इस्तीफा दे देते हैं अपना। अब इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि बर्लिनर्स किस तरह बर्लिन वॉल के ऊपर क्लाइंब करके कम्युनिस्ट के फॉल को सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जानने की कोशिश कर लेते हैं थोड़ा कि रीजंस फॉर डाउनफॉल ऑफ कम्युनिज्म क्या क्या रहा था। तो देखो, सबसे पहला कारण जो है वो डेथ ऑफ स्टालिन और उसके बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी में यूएसएसआर में पावर स्ट्रगल होता है। इस पावर स्ट्रगल से ईस्टर्न यूरोप के सैटेलाइट स्टेट्स है वो थोड़े इम्बोल्डन हो जाते हैं कि इनके बीच अब जो एकजुटता थी, जो एकता थी, वो उतनी नहीं रही और इनसे इन्हें थोड़ा बल मिलता है। हालांकि स्टालिन के बाद निकिता क्रुश्चोव पावर में आते हैं, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। इसके बाद जो पोलैंड में सबसे पहले अभी हमने बात की कि कहां से शुरुआत होती है कम्युनिस्ट के डाउनफॉल की, पोलैंड से शुरुआत होती है। पोलैंड में एक सॉलिडारिटी मूवमेंट चला करता था। इस सॉलिडारिटी मूवमेंट ने भी काफी बड़ा योगदान दिया था कम्युनिज्म को क्वेल करने में। पोलैंड में देखिए फूड सब्सिडी दी जाती थी और पोलैंड की जो कम्युनिस्ट पार्टी है इस फूड सब्सिडी को ये बंद कर देता है। अब ये फूड सब्सिडी वहां की लाइफलाइन हुआ करती थी। अल्टीमेटली हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी देखा था कि सारी परिस्थितियां जैसी भी रही हो, लेकिन अगर आपके प्लेट में खाना है तो रिवॉल्यूशन का खतरा कम है। लेकिन जब यहाँ पे फूड सब्सिडी कम कर दी गई, फिर वही बात है कि प्लेट में खाना नहीं है लोगों। इस वजह से पोलैंड में एंटी कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन शुरू हो जाता है एंड पोलैंड वाज फर्स्ट कंट्री टू फॉल, जो अभी हमने देखा है। और इसके बाद डोमिनो इफेक्ट। अब देखिए, एक कंट्री जब गिर गई, कम्युनिस्ट पार्टी को यहाँ से उखाड़ फेंका गया, तो बाकी जो सैटेलाइट स्टेट थे वो फिर से इम्बोल्डन हो जाते हैं। अब देखते हैं कि यूएसएसआर क्रैक करने को तैयार नहीं है। पोलैंड में रिवॉल्यूशन हुआ, वहां पे यूएसएसआर ने कोई स्टेप नहीं लिया। तो ठीक इसी तरह हम अपने यहाँ भी रिवॉल्यूशन करेंगे तो यूएसएसआर स्टेप नहीं लेगा। और एक के बाद एक थ्रू डोमिनो इफेक्ट, किस तरह साइकिल स्टैंड में अगर आपने देखा होगा एक साइकिल को गिराओ तो आगे वाले सारे साइकिल गिर जाते हैं, ठीक उसी तरह एक स्टेट में जब पोलैंड में कम्युनिस्ट को उखाड़ फेंका गया तो धीरे धीरे बाकी सैटेलाइट स्टेट्स में भी डोमिनो इफेक्ट के तहत कम्युनिस्ट को उखाड़ फेंका गया। तीसरी बात कर लेते हैं रोल ऑफ मिखाइल गोर्बाचोव। अब इनका रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कम्युनिज्म के डाउनफॉल में। अब ये थोड़े ओपन माइंडेड हुआ करते थे, फॉरवर्ड थिंकिंग हुआ करते थे, एक रिफॉर्म माइंडेड पर्सन थे और ये चाहते थे कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है यूएसएसआर की उसे थोड़ा चेंज किया जाए, उसे रीस्ट्रक्चर किया जाए। और इसके लिए एक पॉलिसी ले आते हैं प्रेस्ट्रॉयका की पॉलिसी ले आते हैं जिसके तहत ये इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मिखाइल गोर्बाचोव को पता था कि वहां पे जो स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी है वो किसी भी तरह के इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग के खिलाफ स्टेप लेगी और इसे सक्सेसफुल नहीं होने देगी। इस ब्यूरोक्रेसी से निपटने के लिए वो कोशिश करते हैं कि पहले 2 और पॉलिसी लाई जाए, ग्लासनोस्ट और डेमोक्रेटिजात्सिया। इस पॉलिसी के तहत ग्लासनोस्ट को कहते हैं ओपननेस और इसे कहते हैं डेमोक्रेटाइजेशन। तो ओपननेस और डेमोक्रेटाइजेशन की पॉलिसी फॉलो की जाती है जिससे रशियन सिटीजन्स को इनकरेज किया जाता है कि जो सिस्टमिक डिफिकल्टी, जो सिस्टम में खराबी है वो आप ओपनली खुलकर बोल सकें। और जिसके बाद जब जनता का प्रेशर पड़ेगा तो ब्यूरोक्रेट्स भी प्रेशर में आएंगे और इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग पॉसिबल हो सकेगा। ये सोच बहुत अच्छी थी मिखाइल गोर्बाचोव की, लेकिन यहाँ होता क्या है कि एक बार जब जनता को ओपननेस और डेमोक्रेटाइजेशन का रस चखा दिया जाता है उसके बाद ये सरकार के काबू से बाहर हो जाते हैं और पूरी जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है उसी पर सवाल खड़ा कर देते हैं।
तो इसने भी यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। साथ ही साथ हमने बात की थी अभी अभी चेरनोबिल डिजास्टर की। चेरनोबिल डिजास्टर ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन में, क्योंकि मिखाइल गोर्बाचोव कहते हैं कि द पावर ऑफ यूएसएसआर कम्स फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ इट्स पावर। और वो परसेप्शन ऑफ पावर जो है, जब चेरनोबिल में डिजास्टर हुआ और इतना बड़ा एरिया आज भी अनइनहैबिटेड है, इस वजह से यूएसएसआर के पावर के परसेप्शन को झटका लगा और इसने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कम्युनिज्म के डाउनफॉल में। अब बात कर लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म की। तो देखो, सबसे पहला इफेक्ट तो कोल्ड वॉर खत्म हो गई। जो तनाव की स्थिति थी जो चली आ रही थी दशकों से कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट ब्लॉक के बीच, ये खत्म हो गया। अब इस खत्म होने से काफी अलग अलग परिणाम होते हैं। जो दुनिया के रिसोर्सेज लग रहे थे आर्म्स रेस में, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में जो रिसोर्सेज लग रहे थे वो अब डेवलपमेंटल वर्क में लग सकेंगे। अब इसके साथ साथ आप देखो कि यूएसएसआर ने कितनी सारी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को एक साथ जोड़ के रखा था टाइट कंट्रोल पॉलिसी की वजह से। अब एक बार जब कम्युनिस्ट ब्लॉक डिसइंटीग्रेट कर जाता है तो वहाँ पे जितनी भी नेशनैलिटीज थी उनके मन में जो दबी हुई नेशनलिज्म की भावना थी उस वजह से वो स्प्लिट होने लगती है। और इसका सबसे ट्रैजिक केस था यूगोस्लाविया। अब ये यूगोस्लाविया 5 पार्ट में टूट जाता है, 5 डिफरेंट नेशन में टूट जाता है। सर्बिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया एंड मैसेडोनिया। इसके साथ साथ पोलैंड को फिर से खतरा महसूस होता है कि अब जब जर्मनी, जो पहले ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में था, ये जर्मनी अब यूनिफाई हो गया है कम्युनिज्म के डाउनफॉल के बाद। तो क्या ये यूनिफाइड जर्मनी अपनी टेरिटरी लेने के लिए फिर से पोलैंड पर अटैक करेगा? तो ये भी एक खतरा बना रहता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है बाद में। और साथ ही साथ कम्युनिस्ट स्टेट वेयर लेफ्ट इन अ वेरी पुअर इकोनॉमिक शेप। इसकी बात अभी अभी हमने की है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जन कल्याण के लिए पैसा तब बचेगा जब आप आर्म्स रेस से बाहर निकलोगे। तो इस तरह के एक तनाव के वातावरण की वजह से कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट ब्लॉक के बीच जो तनाव का वातावरण था और दोनों के बीच जो होड़ लगी हुई थी सारे फील्ड्स में, उस होड़ ने कहीं ना कहीं इकोनॉमी को यूएसएसआर में एक बहुत बुरे शेप में पहुंचा दिया था। साथ ही साथ जो दुनिया एक बहुत बड़े स्टॉक पाइल पे बैठी हुई थी, किसके? न्यूक्लियर वेपन्स के। अब इस न्यूक्लियर वेपन्स के सुपरविजन को लेकर खतरा मंडरा रहा था कि इसे देखेगा कौन। आज रशिया के पास इतना ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है, यूएसए के पास, ब्रिटेन के पास इतना ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है कि पूरी दुनिया को कई बार तबाह किया जा सकता है। तो इस न्यूक्लियर वेपन के सुपरविजन का भी खतरा मंडराने लगा था कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद, यानी कि कम्युनिस्ट ब्लॉक के डिसइंटीग्रेशन के बाद। तो ये था हमारा कोल्ड वॉर का चैप्टर। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये लेक्चर सीरीज आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। और अगर आपको इससे फ़ायदा पहुंचा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विस के लिए उनके साथ शेयर कीजिए। ये एक बिल्कुल फ्री रिसोर्स है। और इसके बाद हम आने वाले समय में जल्द ही ज्योग्राफी सीरीज लेकर सामने आने वाले हैं। देखो, ज्योग्राफी एक लोगों को जटिल टॉपिक लगता है, खासकर उन लोगों को जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी ना हो। तो उनके लिए ये स्पेशली मददगार साबित होगा, क्योंकि जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ज्योग्राफी। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।